नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्प्रेंट पर। आज हम लोग दिल्ली के सराउंडिंग्स में जितनी सिटीज़ हैं या कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया का प्लानर एरिया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर पॉल्यूशन इतना क्यों होता है सर्दियों में। इसके कई कारण हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो रीजन्स हैं वो क्यों हैं और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है, जबकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अदर जगह पे भी है। चेन्नई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन दिल्ली क्यों ऐसी जगह है जहाँ पर पॉल्यूशन इतना रहता है सर्दियों में, और जो नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास पीक पर रहता है। पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन प्रॉब्लम्स, देन क्वेश्चंस, रीजंस, उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन, लोकल ज्योग्राफी और विंड स्पीड एंड गल्फ स्ट्रोम। आज से लगभग 1.5 महीने पहले CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन 2021 में रहा वो 11 दिन सबसे ज़्यादा ख़राब रहा। लेकिन यही 2020 में 9 दिन ज़्यादा ख़राब रहा था और 2019 में 7 दिन ज़्यादा ख़राब रहा था। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे जो ड्यूरेशन है सबसे ज़्यादा ख़राब पॉल्यूशन की वो बढ़ती जा रही है। और इसका रीज़न CPCB ने बताया है कि जो लेट विड्रॉल है मानसून का, मतलब मानसून लेट गया है, इसकी वजह से, और जो पराली जलाने में लेट हुआ है उसकी वजह से, ये दोनों चीज़ें जो मैटर कर रही हैं यहाँ पे कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। 2 दिन का जो अधिक हुआ है पॉल्यूशन वो इसी वजह से हुआ है। हम देखेंगे इसके और रीजंस क्या हैं। इसमें जो पॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं ब्रीदिंग, बर्निंग आइज, विजिबिलिटी, नर्वस सिस्टम जो हार्म होता है। तो ये सब हम जानते ही हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, वाई डू दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज become a victim of this great smoke? Is it fair to blame firecrackers and stubble burning for all this? Do these issues show the complete picture of Delhi pollution? Means ये दिल्ली का जो NCR का एरिया है वही क्यों इतना पॉल्यूशन झेलता है पूरे इंडिया में, बाकी और सिटीज़ में और बाकी और एरियाज़ में क्यों नहीं होता पॉल्यूशन इतना, ये हम जानेंगे। अब इसमें ये भी है कि फायर क्रैकर्स और स्टॉल बर्निंग को ही हम रीज़न नहीं मान सकते अकेला दिल्ली पॉल्यूशन का, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट इज, क्या ये जो इश्यूज़ हैं हम जो रोज़ाना देखते हैं, जो न्यूज़ वगैरह में रहते हैं, वही कंप्लीट इमेज दिल्ली पॉल्यूशन का या कुछ और भी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन फैक्टर्स हैं इसमें वो हैं वेदर, लोकल कंडीशंस एंड एवरेज विंड स्पीड ऑफ दिल्ली, एंड देन गल्फ डस्ट स्ट्रॉम्स। इनमें जो इनपुट्स हैं पॉल्यूटेंट्स के वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लोकल जो सोर्स हैं, मतलब लोकल सोर्स जैसे चिमनी वगैरह हुआ, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, एंड जो लोकल पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता है वो 35% होता है। गल्फ स्ट्रीम जो आता है उससे 40%, ये सबसे मैक्सिमम पार्ट रोल करता है यहाँ पे। एंड देन आता है स्टॉल बर्निंग का हम 1/4 कह सकते हैं, 25% है। एक मेजर रोल तो है, लेकिन इससे ज़्यादा रोल इसमें गल्फ डस्ट स्ट्रॉम्स का है, जो काफ़ी हद तक पॉल्यूशन को यहाँ पर बनाते हैं। देन वी कम टू टेम्परेचर इन्वर्जन, आवर फर्स्ट टॉपिक, जो लोकल वेदर कंडीशन के अंदर आता है। टेम्परेचर इन्वर्जन, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर. Under this meteorological phenomenon, a layer of warm air lies over the cold air layer. तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है इसमें धरती के ऊपर एक ठंडी परत रहती है हवा की, लेकिन उसके ऊपर एकदम गर्म, मतलब एयर की गर्म परत रहती है। तो दोनों एक दूसरे के बीच ऊपर रहती हैं, यही टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। और जो It caused in static atmospheric conditions, while sometimes it occurs due to horizontal or vertical movement of the air. मतलब कि जो कभी कभी कई वेदर कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से होता है, लेकिन समटाइम्स ये हवा के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव की वजह से भी होता है।
टेम्परेचर इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नन दी लेस। मतलब कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता रहता है, हमने कई जगह पे देखा भी, हमारे यहाँ भी होता रहता है, आगरा में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, और पहाड़ों में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर एयर एक जगह पे अटक जाती है या बीच में फंस जाती है पहाड़ों के, तो वहाँ पर देखने को मिलता रहता है। लेकिन प्लेनर एरियाज में भी ये देखने को मिलता है कभी कभी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को हम इससे आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एयर है वो वार्म है, यहाँ पे ठंडी है। इस वाले में नॉर्मल, ये नॉर्मल था। इसमें जो टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है कि जो धरती के ऊपर की एयर है वो वार्म नहीं है, लेकिन उसके ऊपर की जो एयर की लेयर है वो वार्म है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब सन की रेज आती हैं तो वो गर्मियों में धरती को जल्दी गर्म कर लेती हैं, क्योंकि उनका जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है गर्मियों में या नॉर्मल डेज में। तो धरती जब गर्म होती है तो उसके ऊपर की लेयर भी गर्म हो ही जाती है एयर की, और उससे ऊपर की ठंडी रहती है। लेकिन जब बात आती है सर्दियों की तो धरती उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती है, जबकि जो ऊपर की एयर है वो गर्म हो जाती है, लेकिन जो धरती है उसकी वजह से ठंडी रह जाती है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर ब्रेक है देखने को मिलता है एयर में, कि ऊपर वाली एयर गर्म हो जाती है लेकिन जो नीचे वाली एयर है वो गर्म नहीं हो पाती है। तो जब ऐसा देखने को मिलता है तो नाउ यू कैन सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सन की वजह से जो ऊपर की लेयर है वो गर्म हो चुकी है, लेकिन नीचे की लेयर वो गर्म नहीं हुई है। और ये गर्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर धरती है, धरती सर्दियों में उतनी जल्दी गर्म नहीं होती, और जब धरती गर्म नहीं होती तो उसके ऊपर की लेयर गर्म नहीं होती एयर की। यही रीज़न है कि यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। द विंटर्स, एंड जब ये सब होता है तो अब इसको नीचे रखने का प्लान तो कर दिया सन ने, जो एयर लॉक सिस्टम है या फिर जो लेयरिंग है एयर की, उसने काम कर दिया पॉल्यूशन को नीचे रखने का। बाकी जो ट्रैपिंग का काम है वो कर देता है लोकल कंडीशंस ऑफ ज्योग्राफी। तो जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं इंडिया की वो ऐसी हैं कि विविधता बहुत ज़्यादा है भारत में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हिमालय है, ये टोटल रीजन, जो ऊपर का रीजन हिमालय से ट्रैप हो चुका है, मतलब हिमालय से बाहर नहीं जा सकता पॉल्यूशन, क्योंकि वो ट्रैप हो रखा है एयर में, नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो हिमालय से उस पर तरफ नहीं जा सकता। इधर पड़ जाता है अपना विंध्याचल पर्वत, तो इधर भी नहीं जा सकता बेचारा, और इधर पड़ जाता है हमारा अरावली पर्वत, तो इधर भी नहीं जा सकता बेचारा, लॉक होकर रह जाता है। तो एक और फैक्टर है जो इसमें रोल निभाता है। यहाँ पे हम एकदम लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि माउंटेन्स में कैसा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। हमने आगरा में भी देखा है, मतलब अप्रॉक्स सभी ने देखा होगा ये। अगर आप सुबह कहीं जाते होंगे तो सुबह देख ही लेते होंगे, आसानी से देखने को मिल जाता है। कभी कभी जब सर्दियों में ऐसी कंडीशन बनती हैं तो मिल जाता है देखने को कि जो कोहरा वगैरह वो धरती के नीचे रहता है, बिल्कुल धरती के पास में रहता है। आप कभी गौर करिएगा, देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो नीचे की एयर है वो ठंडी है, ऊपर की एयर इसकी जो यहाँ तक की एयर है ये सब गर्म हो चुकी है, लेकिन जो पहाड़ों में जो नीचे की तली है वो गर्म नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से ये एयर भी गर्म नहीं हो पाई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज एवरेज विंड स्पीड। तो एज यू कैन सी, जो नॉर्मल गर्मियों के दिन हैं उनमें विंड स्पीड कैसी है, और जो सर्दियों के दिन हैं उनमें विंड स्पीड कैसी है। एज यूजल जो सर्दियों के दिन हैं उनमें विंड स्पीड बहुत कम रहती है, और एट द टाइम ऑफ नवंबर ये बहुत ज़्यादा कम रहती है, इसीलिए पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब विंड स्पीड कम रहेगी तो वहाँ की हवा जो है मूव नहीं कर पाएगी, पॉल्यूशन वहीं पर रह जाएगा, जो कि ट्रैप हो चुका है नीचे, पहले से ट्रैप हो चुका है, वो और ज़्यादा ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एयर मूव नहीं कर पाती है। जब एयर मूव करेगी तो
हो सकता है वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसा कि चेन्नई और महाराष्ट्र वगैरह में होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर फ्लो अच्छा रहता है, समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ से जब मतलब समुद्र से धरती की ओर हवा चलती है तो वहाँ से पॉल्यूशन मूव हो जाता है, फिर जब धरती से समुद्र की ओर हवा चलती है तो मूव हो जाता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है इसी वजह से ज़्यादा साफ रहता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें गल्फ डस्ट स्टॉर्म्स। तो गल्फ जो डस्ट स्टॉर्म है वो आते हैं हमारे सऊदी अरेबिया जैसे रीजन से, यमन, ओमान और ये सीरिया वगैरह जो रीजन है इनसे आते हैं हमारे जो गल्फ डस्ट स्टॉर्म्स हैं। ये हमारे ईरान वगैरह से होके आते हैं, पाकिस्तान के रीजन से होते हुए इंडिया के जो पंजाब और दिल्ली, यूपी एंड हरियाणा के रीजन को अफेक्ट करते हैं। इसी रीजन में ज़्यादा आते हैं। आगे हम देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इसके क्या कर रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 पॉइंट्स की स्कीम लॉन्च की है। दैट इज़, इसका पहला पॉइंट है कॉम्बैटिंग डस्ट, मतलब डस्ट से लड़ेंगे। दिल्ली ने कहा है कि एजेंसीज जो हैं वहाँ की वो रास्ते के गड्ढों को भरें तो धूल कम होगी। देन एंटी स्मोक गन्स का यूज़ करें, उससे स्मोक कम होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर जो ऑफिशियल्स हैं, पॉल्यूशन ऑफिशियल्स, वो जाके चेक करेंगे वहाँ पर पॉल्यूशन के क्या हाल हैं, उसके लिए सही मेजर्स उठाए जा रहे हैं या नहीं। सेकंड इज़ हॉट स्पॉट मैनेजमेंट। तो हर एरिया के लिए जो पॉल्यूशन मेजर्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, वो अलग अलग हैं और ये दिल्ली के 13 हॉट स्पॉट्स पर लागू किए जाएंगे। थर्ड इज़ सेटिंग अप अ ग्रीन ऐप। तो पब्लिक इस ऐप पर जाकर इस ऐप को यूज़ करके कंप्लीट कर सकती है और उस जगह का जहाँ पर पॉल्यूशन है उस जगह का प्रॉपर फ़ोटो खींच के डाल सकती है। नेक्स्ट इज़ वार रूम सेटअप। तो दिल्ली सेक्रेटरीट के 7वें फ्लोर पर एक रूम सेट किया गया है। इसमें पॉल्यूशन से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं जो रखे गए हैं। नेक्स्ट इज़ न्यू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। न्यू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एजेंसी अगर एक पेड़ काटेगी तो उसको एक पेड़ की जगह पर 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये इनकी एक स्कीम है या पॉलिसी है, कह सकते हैं। एक्शन अगेंस्ट स्टॉल बर्निंग। तो स्टॉल बर्निंग के अगेंस्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक लिक्विड बनाया है। तो अगर उस लिक्विड को हम पराली वगैरह में मिलाते हैं, पराली से मतलब एक मिक्सचर वगैरह बनाते हैं तो उससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं उस मिक्सचर से। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये उस लिक्विड को फार्मर्स को फ्री में अफोर्ड कराएगी या फ्री में देगी। दैट इज़ हिज 6th पॉइंट। एंड नेक्स्ट 7th पॉइंट इज़ एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट एनकरेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट ई व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज़ लॉन्च करेगी एंड 2025 तक दिल्ली गवर्नमेंट का एम भी है कि वो 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंड हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है कंक्लूजन देख लेते हैं। दिल्ली इज़ एट द टॉप इन द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड क्रैकर्स आर नॉट ओनली रीज़न फॉर इट। तो दिल्ली हमारी टॉप ऐसी कैपिटल्स जो पॉल्यूटेड हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, उनमें आती है। आई थिंक फर्स्ट कैपिटल है, टॉप मारती है हमेशा फर्स्ट से, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रहती है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड क्रैकर्स नाउ आर नॉट ओनली द रीज़न ऑफ इट। मतलब कि अकेले इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और क्रैकर्स इसके रीज़न नहीं है। हम क्रैकर्स को भले ही ये कहते हैं कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रैकर्स की वजह से होता है, लेकिन ये अच्छा रीज़न नहीं है। हाँ, एक हद तक ये पॉल्यूशन करते हैं लेकिन उतना पॉल्यूशन नहीं करते जितना गल्फ स्टॉर्म्स या फिर जो पराली जलाने से होता है उतना पॉल्यूशन नहीं करते। इनका कंट्रीब्यूशन शायद ही 0.5 या 1 के आसपास रहता, 1% के आसपास रहता होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता, इससे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को एंजॉय करने दो, बच्चों को एंजॉय करने दो पटाखे फोड़ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता। अदर्स लाइक दिल्लीज ज्योग्राफी, वेदर एंड गल्फ स्टॉर्म्स। मैंने बताया था गल्फ स्टॉर्म का 40% रहता है और जो पराली जलाने का रहता है उसका 25% कंट्रीब्यूशन रहता है।
इस पूरे में। और यहाँ मेजर रोल रहता है दिल्ली की ज्योग्राफी का। वेदर तो खैर एक रोल निभाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो ज्योग्राफी है, एक तरफ तीन तरफ माउंटेन्स हैं तो पूरा ट्रैप हो जाता है बीच में, वो काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। एज अ प्राइम रीजन आर आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, मतलब कि जो भी रीजन्स हैं जैसे पहाड़ हुए, वेदर हुआ एंड गल्फ स्टॉर्म्स हुआ, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम एक बार को कंट्रोल कर सकते हैं पराली जलाने को, या फिर जो वहाँ के क्रैकर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम देख चुके हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और ट्रांसपोर्ट क्रैकर्स या वहाँ का जो टोटल पॉल्यूशन है एनसीआर का, वो सिर्फ 35% उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और देन आता है हमारा पराली जलाने वाला, तो 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम इस सब को हटा देंगे, मतलब 60% जो है हम उसको हटा भी देंगे, तो हम जो 40% है उसको नहीं हटा पाएंगे। 40% पॉल्यूशन फिर भी रहेगा। तो जो मेजर रीजन्स हैं वो हमारे बस के बात नहीं है। इसलिए सीपीसीबी ने कहा था कि दिल्ली कभी भी पॉल्यूशन आउट ऑफ पॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब उसमें पॉल्यूशन ख़त्म नहीं हो सकता। जब ये सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि दिल्ली कभी भी पॉल्यूशन मुक्त नहीं होगा। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर स्टॉल बर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ट्री प्लांटेशन। हमने देखा दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 पॉइंट की एक स्कीम निकाली है, जिसमें उसने काफ़ी चीज़ें कही हैं। उसमें ट्री प्लांटेशन भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाना भी है, स्टॉल बर्निंग का इलाज भी दे रखा है उसमें। तो दिल्ली गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है। गवर्नमेंट्स बहुत कुछ करती हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। थैंक यू। आई होप सबको समझ में आया होगा।